30 साल से चुनाव लड़े बगैर 20 साल से सीएम रहे नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद की 10वीं बार शपथ ले ली है। पहली बार बिहार का सीएम के शपथ ग्रहण में देश के पीएम आए, कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री आए। विपक्ष जरूर बिहार में कमजोर है, लेकिन 89 सीटों के साथ बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। चुनौती यह है कि 26 में से 10 मंत्री नए हैं, गैर तजुर्बेकार हैं। चुनौती यह है कि देश के सबसे गरीब राज्य में 90% विधायक करोड़पति हैं। करोड़पति विधायक दिहाड़ी मजदूर और गिग वर्कर्स की फैक्ट्री बन चुके बिहार की गरीबी और पलायन से कितनी संजीदगी से जुड़ सकते हैं। 53% विधायक दागी हैं। उन्हें बिहार में कानून व्यवस्था की बेहतरी की कितनी चिंता होगी। जनसमर्थन अपार, अपेक्षाएं हजार। क्या करे नीतीश सरकार? इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो 1995 में आखिरी बार हरनौत से असेंबली चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चौथी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया। 1990 में पहली बार लालू प्रसाद से गांधी मैदान में सीएम के पद की शपथ ली थी। इसी गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली कर 31 साल पहले 1994 में नीतीश लालू से अलग हुए थे और 2005, 2010 और 2015 में नीतीश ने यही शपथ ग्रहण किया था। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बतौर मुख्यमंत्री वो 6485 दिन का कार्यकाल अब तक पूरा कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह के दोगुने से भी ज्यादा, जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के 828 दिन से 8 गुना ज्यादा। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में उनका स्थान 8वां है। पवन कुमार चामलिंग जहां 24 साल से ज्यादा वक्त सीएम रहे, वहीं नीतीश अब तक 19 साल 93 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। शपथ ग्रहण के दिन उनकी पार्टी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा था कि निरंतर नीतीश। बीते 20 साल से बिहार में विकास और विश्वास की निरंतरता के प्रतीक रहे हैं नीतीश। किंग और किंग मेकर से अलग नीतीश वो बैलेंसिंग फैक्टर है जिसके हटते ही सत्ता पक्ष विपक्ष बन जाता है और वह विपक्ष से मिल जाए तो विपक्ष सत्ता में आ जाता है। 20 साल से बिहार में वो सिर्फ ये तय करते नहीं आ रहे कि सत्ता किसकी होगी, वो ये भी तय करते आए हैं कि विपक्ष में कौन रहेगा। बिहार की जनता ने 202 सीट देकर इस बार एनडीए और नीतीश कुमार पर जो भरोसा जताया है वो किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी पूंजी हो सकती है, लेकिन साथ ही ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बीते 20 साल में बिहार की तरक्की की रफ्तार ज्यादातर दूसरे राज्यों से कम रही है। महज 36,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। छोटे राज्य सिक्किम के मुकाबले ये 15 गुनी कम है। बिहार में 34% यानी हर तीसरा शख्स गरीब है। यह देश के औसत से 2 गुने से भी ज्यादा है, जबकि देश में कई राज्य 100% साक्षरता के करीब है। बिहार में ये आज भी महज 74.3% है। बिहार की कुल जीडीपी $114 बिलियन, महाराष्ट्र की जीडीपी का ये 20% है। जीएसडीपी जहां महाराष्ट्र में 41 लाख करोड़ से ज्यादा है, वही बिहार का ये महज 8,54,000 करोड़ है। देश में सबसे ज्यादा 19.1% बेरोजगारी बिहार में है। गुजरात के मुकाबले यहाँ 5 गुनी ज्यादा बेरोजगारी है। बिहार में महज 2% लोगों के पास कार है। दिल्ली में 75% लोगों के पास कार है। बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज है, जबकि कर्नाटक में हर लाख आबादी पर 66 कॉलेज है।
जाहिर है विकास के पथ पर बिहार को अभी लंबा रास्ता तय करना है। जनता ने तो वोट देकर नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जता दिया है। अब नीतीश कुमार को इस भरोसे पर खड़ा उतरना है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो इतिहास उन्हें बिहार के निर्माता के तौर पर याद करेगा। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। साथ में 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें से 10 जो है वो न्यूकमर्स हैं, यानी पहली बार उन्हें ये पोर्टफोलियो दिया गया है। कैसा है नीतीश कुमार का कैबिनेट, क्या है वादे, कहाँ है चुनौतियाँ, क्या है विपक्ष के मुद्दे, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है झारखंड की राजधानी रांची से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक। पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आफ्ताब जमील है हमारे साथ, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है आफ्ताब जमील साहब आपका। अजय सिंह साहब है, सीपीआई के नेता, बहुत स्वागत है अजय सिंह साहब आपका। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे नितेश सिंह कचवाहा। नितेश जी बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी से शाह इमरानुल हक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरानुल साहब बहुत स्वागत है आपका। और मनोज मन्नू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। मनोज साहब बहुत स्वागत है आपका। मनोज साहब से शुरुआत करते हैं। मनोज जी, बहुत बड़ा मैंडेट दिया है जनता ने आप लोगों को। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। जनता ने बहुत भरोसा आप लोगों पर जताया है, जो नतीजे हम देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली नीतीश कुमार ने। तो इस बड़े मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। बहुत सारे आप लोगों के वादे हैं जो इससे पहले भी आप लोगों ने किए थे, वो फुलफिल नहीं हुए। इस बार नए वादे हैं, जिम्मेदारी बड़ी है। डे वन से आप लोगों को काम में लगना होगा। नमस्कार इब्राहिम जी और यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे साथी। आपके दर्शकों को बिहार में नए सरकार बनने के लिए आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। देखिए इब्राहिम जी, जब 2010 में भी इससे भी 2-4 ज़्यादा सीट जीतकर हम आए थे, तो उस समय भी आपको जो विपक्ष में लोग थे उन लोगों ने भी यही कहा था जो आज बोल रहे हैं। ढंग थोड़ा सा चेंज होता है, अच्छी बात है। हर लोगों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है इस लोकतंत्र में, चाहे आप झूठ बोलिए या सच बोलिए। कई बार तो इस तरह की बातें होती हैं, मैं उनकी बात को बुरा भी अब नहीं मानता हूं, क्योंकि बिहार की जनता को हमने भी 2-3 महीने लगातार अपनी बात उनके सामने रखने का काम किया। इन लोगों ने भी अपनी बात वहां रखने का काम किया। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। इसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई बात होगी। वह बात यही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में नीतीश कुमार जी पर बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई। बिहार की जनता को विश्वास था कि नीतीश जी जो बोलते हैं वह करते हैं। तो हमको लगता है कि इसीलिए जिस तरह से हुआ अंतिम समय में कि एक मुश्त महिलाओं को 30,000 रुपया दे दिया जाएगा, 1 करोड़ अरे जितने मकान हैं हर मकान के रहने वाले को एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, ये इतना कर दिया जाएगा, वो उतना कर दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार भरोसा हुआ और उन्होंने अपने दिया। और हम इतरा नहीं रहे हैं, हमें इतनी सीट मिल गई है तो कोई एनडीए के नेता इतरा नहीं रहे। ये सीट नहीं मिली है, ये जिम्मेदारी मिली है। बिहार की जनता की जो समस्या है वो समस्याओं को समाधान करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमें फोकस करना होगा जो हमने जनता से वायदा किया है कि रोजगार की दिशा में हमने कहा भी है इब्राहिम जी कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। इस दिशा में इसी सरकार में हमने कुछ काम किए हैं और लोगों से अब सरकार बनी है। अब नई सरकार बनने के बाद और कुछ लोगों से बात करके नए नए कंपनियों को यहाँ पर लाने के लिए उनके साथ MOU हुआ है कि बिहार के 90% लोगों को आपको रोजगार देना होगा। इसी चीज़ पर उनको ज़मीन भी मुहैया कराई गई है। तो हमें लगता है कि जो हमारा पहला प्रण है
प्रण तो नहीं है, हमारा पहली जिम्मेवारी है कि रोजगार के तरफ बिहार को ले जाने का, हर जिलों में औद्योगिक एक लाने का, ये सब पर अभी इस चलिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर रोजगार आप लोगों की पहली प्राथमिकता है तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पलायन जिस तरह से बिहार में रुक नहीं रहा है, बहुत रोजगार की ज़रूरत है कि बिहार के युवा जो हैं उन्हें बिहार में ही नौकरी उपलब्ध कराया जाए, रोजगार उपलब्ध कराया जाए। नितेश जी का रुख करते हैं। नितेश जी, फिर से आप लोगों की सरकार, आज शपथ ग्रहण भी हो गया है, लेकिन विकास की राह में बहुत लंबा सफर आप लोगों को अभी तय करना है। अभी तो शुरुआत महज है। हम बतियाते हैं आपसे, बिजी हैं तो। नितेश जी, बिल्कुल, बताइए सर। मैं कह रहा हूँ, मैंने सवाल किया, आप शायद दूसरे कॉल पे बिजी थे। मैं कह रहा हूँ कि अब आज शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन विकास के राहों में आप लोगों को लंबा सफर तय करना है, और सफर तय करना आसान तो है, लेकिन रास्ते बहुत कठिन है, क्योंकि पुराने वादे, इस बार वादे, जनता की अपेक्षाएं, तमाम चीजें हैं। निश्चित तौर पे माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने जो वादा किया है उसे पूरा करेगी, चाहे चुनौती कितना भी कठिन हो। एनडीए का प्रण रहा है, जो कहा है वो किया है, और उसे जमीन पर लाने का काम किया है। आप निश्चिंत रहिए, पूरे बिहार वासियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी वादा एनडीए सरकार ने किया है उसे पूरा करने का काम करेगी, निश्चित तौर पे। और हम लोगों ने यहां तक, यदि बिहार की जनता ने, जनमानस ने एनडीए को समर्थन दिया है, नीतीश जी को समर्थन दिया है, तो काम को देखते हुए दिया है, विकास को देखते हुए दिया है। ऐसी नहीं है कि हवाई बातें मैंने कर दिया, बता दिया और बिहार की जनता ने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। हर क्षेत्र में हम लोगों ने 20 वर्षों में जिस प्रकार से विकास किया हूं, चाहे एक एक रोड देख लीजिए, एक एक ग्रामीण सड़क देख लीजिए, चकाचक हो गया है। बिजली है, पानी है, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, किसानों को सहायता मिल रहा है, गरीबों को इलाज मुफ्त है, राशन है। तो हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जो भी चुनौती रहेगी सरकार को उसे पूरा करेंगे, और भी विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग जो प्रण लिए हैं उसे और मजबूती से हम लोग तेज रफ्तार में काम करेंगे। और बिहार तो रफ्तार पकड़ चुका है, उसे और तेजी से रफ्तार पकड़ाना है, ताकि बिहार विकसित हो, बिहार मॉडल हो, और बिहार ऐसा मॉडल बनेगा कि इसे लोग अदर स्टेट में लागू करने के लिए कहेंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि 20 सालों से आ गई है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं नितेश जी, क्योंकि 20 सालों से वो इंतजार है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जनता जानती है। हम लोग काम करने के बाद जनता के सामने गए हैं, वोट मांगे हैं, जनता ने अपना मत दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताने का काम किया, नीतीश जी पर विश्वास जताने का काम किया, तो हम लोगों ने काम करके दिया हूं। हर क्षेत्र में, हर वर्ग को, लोगों के अंदर विश्वास है कि एनडीए सरकार ने काम किया और आगे भी करेगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि काम हो, क्योंकि इतना भारी मैंडेट, इतना विश्वास, जनता का आशीर्वाद आप लोगों को मिला है, तो जनता की अपेक्षाएं भी आप लोगों से बढ़ी है। शाह इमरानुल हक साहब का रुख करते हैं, राजद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाह साहब, आज आपके नेता ने बहुत दिनों के बाद एक ट्वीट किया है, चुनाव के नतीजों के बाद से उनका ट्वीट मैं नहीं देख पा रहा था। नई सरकार को उन्होंने बधाई दी है और याद भी दिलाया है साथ ही साथ कि भैया जो वादे हैं, अपेक्षाएं हैं जनता की, उसे पूरा करना है। किस रूप में आप देख रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, 26 नए मंत्री आ गए हैं। बिहार सरकार के जो लोग हैं, अब आप डिबेट में भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे जो वादा किया हमें याद है और हम उस वादों को पूरा करेंगे और बिहार को हम विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे। नमस्कार, आपके चैनल में आपका बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नीतीश जी को आवाज रिटर्न आ रही है, काइंडली सर को बोलेंगे। नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं, 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने, ये एक गौरव की बात है, बड़ी बात है। और नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसके लिए सारे लोगों को शुभकामनाएं। और जहां तक रही बात जीत और हार की, तो ये तो लोकतंत्र में कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, ये कोई बहुत, हम जनता की बातें, जनता के सरोकार को लेके हम जाते हैं जनता के पास,
वो जाते हैं, जनता अपने हिसाब से वो चीजें देखती है और वो मैंडेट करती है। बाकी जो रेस्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो इतर है। अभी बात ये है कि जो वादा इन लोगों ने 20 साल से किया वो अब पूरा करने की घड़ी आ गई कि जनता ने इनको बड़ा मैंडेट दिया है। एक छोटी सी लाइन में जोड़ना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 20 साल बड़ा वक्त होता और नीतीश जी लगातार चीफ मिनिस्टर के तौर पर बिहार की कुर्सी पर रहे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट ये बड़ी बात है कि लीडर मेक लीडर, तो वो एक नेता नहीं बना पाए जो इनके बाद इनका उत्तराधिकारी के तौर पर आता, जो जवान कंधों से बिहार को नए नजरियों से बिहार को देखता। तो अफसोस की ये बात इसमें कहनी पड़ेगी इस बेला में कि हमको इनके पीछे फिर कोई दूसरा तो नहीं दिख रहा है। हम ये कह के तो मान लीजिए तसल्ली कर रहे हैं कि नीतीश जी के पीछे है। 20 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, इसमें जितनी डेवलपमेंट हो सकती थी वो नहीं हुई है। आज भी आश्रित लोगों की संख्या है वो ज्यादा है। हमारे यूथ, हमारे श्रमिक भाई दूसरे स्टेट में जाते हैं, ये हमारे प्राइड की बात नहीं है। हमारा अगर टैलेंट जो है उसमें कोई कमी नहीं है, वो देश विदेश लोग डंका है हमारी, लेकिन हम लेबर के लिए दूसरे स्टेट पर आश्रित हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। ये नहीं होने, इससे हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। हमारी बहनें घर पर स्ट्रगल करती हैं, हमारे भाई बाहर में स्ट्रगल करते हैं, और किस मुश्किल से वो पैसा आता है, और जो हेल्थ हैजार्डस सिचुएशन में वो काम करते हैं, वहां से आने के बाद उनका कोई डेटा किसी के पास नहीं है कि वो किस हद तक जो है उनका नुकसान होता है जान माल का। क्योंकि जब वो बीमार पड़ते हैं, और हमारे हॉस्पिटल्स की हालत आप जानते हैं बखूबी, और यहाँ हेल्थ का की जो फैसिलिटीज है वो बहुत बुरे हाल है। इसमें किसी को मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। फिर भी मेरी शुभकामना है कि इतनी सारी चीजें जो हमारे बिहारी प्राइड की चीजें हैं, जो हमारे बेसिक एमिनिटीज हैं, हमारा जो है वो हमको वो पूरा करके दे। जो वादा जनता से किया है, हम एज ए विपक्ष हमेशा अपना रोल निभाते रहेंगे। हम जमीन पर काम करते हैं, जमीन पे हमारे माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि हम अपना रोल बखूबी निभाएंगे। और जहां तक रही बात, रणनीति वक्त के साथ चेंज होती है, हम चेंज करेंगे, हम देखेंगे क्या बात नहीं पहुंचाए, जनता क्यों नहीं हमारी बात सुनी, लेकिन नीति हमारी एक हमेशा रहेगी कि हम जो है युवा उत्थान, जॉब सृजन की बात करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, और हम किसान भाइयों को मजबूत बनाने की बात करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को चलिए जमील साहब का रुख करते। जमील साहब, आरजेडी के जो नेता है उनको आपने सुना है, दो उनके कंसर्न है कि 20 साल एक लंबा वक्त होता है, 20 सालों से आप लोगों पर जनता ने भरोसा जताया, एक बार फिर जताया है, क्या कम पड़ गया 20 साल जो बिहार को आप लोग स्टैंड नहीं करवा पाए? दूसरा सवाल जो उठाया है आरजेडी के नेता ने कि सेकेंड लाइन लीडरशिप जेडीयू में नहीं, एक आरोप है आप लोगों पर। इन दोनों सवालों का जवाब आपसे लेंगे। देखिए सारे भाई, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपको और पैनल में आए हुए तमाम पैनलिस्टों को और बिहार की जनता और देश की जनता को एनडीए के ओर से मुबारकबाद, और ख़ास करके मैं अपने नेता माननीय नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने के लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। सवाल ये है कि आरजेडी के लोगों को तो अभी बोलना ही नहीं चाहिए कुछ, इनके पास बोलने के लिए अभी कुछ है नहीं, और इनको अभी देखना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव में सामने का जो प्रतिद्वंदी है, जब कोई स्पोर्ट्स में जाता है तो वो प्रतिद्वंदी सीखने का भी प्रयास करता है सामने वाले से कि ये जो प्रतिद्वंदी है ये क्यों जीत रहा है। छींटाकशी करना ये अच्छी बात नहीं है। 20 साल में जो हम लोगों को 20 साल पूर्व हम लोगों को जो बिहार मिला था,
वो बिहार के गड्ढे को भरने में हम लोगों का 20 साल लग गया, इनके पाप को धोने में हम लोगों का 20 साल लग गया, इनके पापों को ढोने में 20 साल लग गया। धोना और ढोना दोनों में हम लोगों को नगर निगम का काम करना पड़ा। आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से बिहार को छोड़ने का काम किया था, दोहन करने के बाद, और अपराध में जिस तरह से इनको लाने का काम किया था, बिहार को मुलविस करने का काम किया था, महिलाएं जानती थी, नौजवान जानते थे और बुजुर्ग भी जानते थे। आपको मैं बताना चाहता हूं सारे भाई कि ये जो मैंडेट मिला है, ये यूथ लोगों का भी मैंडेट है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि पलायन, ये पलायन कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो ये मैंडेट आज माननीय नीतीश कुमार को, एनडीए की सरकार को नहीं दी होती वहां की जनता। पलायन बिहार का मुद्दा नहीं है जमील साहब, पलायन मुद्दा नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि पलायन मुद्दा नहीं है क्योंकि लाखों लाख लोग रोजगार के तलाश में महानगरों का रुख कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। आप सुन लीजिए, लाखों लाख लोग, झारखंड में मुद्दा नहीं है। आप झारखंड का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है क्या? झारखंड में पे जब डिबेट करेंगे ना तो आपको हम स्पेशल इनवाइट करेंगे। बिहार, मुझे अफसोस हो रहा है, आपके इस बात पे अफसोस हो रहा है कि आप पलायन को मुद्दा नहीं मानते बिहार का। पलायन को निश्चित रूप से हम लोग मुद्दा नहीं मानते, इसलिए कि वो मुद्दा नहीं है। आप देखिए काम अभी हम लोगों का, आप अभी जो हम लोगों ने शपथ लिया है, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको एश्योर करना चाहता हूं, बिहार की जनता को, खास करके हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, कि इनके जीवन स्तर को अगर हम लोगों ने आने वाले समय में नहीं सुधारने का काम किया, तब आप हमारे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर सकते हैं। हमने सारे जातियों, सारे समुदायों, सारे धर्मों के लोगों को हम लोगों ने समायोजित करने का काम किया। आज आप देखिए उठा करके। तो मेरा ये मानना है, हम लोग के नेता, हमारे नेता कभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो ऐशो आराम करने के लिए पद में आए हैं। हमारे नेता का कहना है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं और हम सेवा किए हैं और करते रहेंगे। हमने ऐशो आराम करने का, यहाँ पर किसी तरह का हम लोगों ने कोई किसी को टॉर्चर करने का, किसी को डिमोट करने का, हम लोग इसके लिए नहीं आए। हम लोगों ने सेवा करने की भावना से आए हैं। और हमारे नेता ये हमेशा कहते हैं, तमाम जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ये बताने का काम करते हैं माननीय नीतीश कुमार, जब भी किसी तरह की बैठक होती है, जब भी कोई मिलने जाता है, तो वो कहते हैं कि जहां पर भी हैं आप लोगों की सेवा कीजिए, जनता की सेवा कीजिए। आप सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, आप सामाजिक इसमें कार्यकर्ता हैं, तो अपने आप को उसी तरह से मोटिवेट कीजिए। तो मेरा ये मानना है सारी भाई कि निश्चित रूप से हम लोगों ने आने वाले समय के लिए एक प्रारूप बना करके रखा है। और हम लोगों ने जो बातें आपको कही हैं और हम लोगों ने जो सोचा है मन में, उस चीज को हम लोग निश्चित रूप से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और ये आप देखिएगा। चलिए, अजय सिंह साहब का रुख करता है। अजय सिंह साहब, जेडीयू का कहना आपने, आप तो सुन रहे हैं कि भाई 20 साल का गड्ढा था, उसको भरे हैं। तो आगे हो सकता है कि इन 5 सालों के बाद 29 में ये भी सुनने को मिले कि भाई 30 में ये सुनने को मिले कि 5 साल कम पड़ गए, क्योंकि अभी तो गड्ढा भरने के काम है। पलायन एक बड़ी समस्या है बिहार की, जो तमाम लोगों के घोषणा पत्र में था कि पलायन को लेकर हम ये करेंगे। जेडीयू उसको मुद्दा नहीं मान रही। तो लगता है कि जो वादे थे उसको निभाया जाएगा आगे, जो मंत्रिमंडल शेप में आया है उसको देखकर। देखिए सारी भाई, पहले तो मैं ईमानदारी पूर्वक नीतीश जी को बधाई देता हूँ 20 लेने के लिए मुख्यमंत्री की शपथ। 20 साल हो गए उनको लगातार मुख्यमंत्री बने हुए। लेकिन आपने कैप्शन जो चला रहे थे, जिस समय आपने कहा शपथ ग्रहण हुआ है, उसको आप कई आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। आंकड़े प्रस्तुत किए कि भारत में बिहार की स्थिति क्या है, गरीबी में कितना पायदान पर है, बेरोजगारी में कितने पायदान पर है, शिक्षा में कितने पायदान पर है, क्रिमिनलाइजेशन में कितने पायदान पर है। ये सब आपने गंभीरता से बताया। मैं एक बात बहुत गंभीर रूप से कहना चाहता, हमारे भाई कह रहे थे पलायन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो आपने बताया, सिक्किम से भी हमारे यहाँ कम है, 15 गुना कम है। तो ये एक बड़ा समस्या वाली बात बोल रहे थे ये। और पलायन को बोलते अगर ये नहीं है, अगर पलायन बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो आपको इस पर बोलनी चाहिए बात। इलेक्शन में आपने नहीं कहा,
आपने बराबर का हम पलायन पर रोक लगाने की बात करें। हमने कहा पलायन को देखिए आपके मैं आपकी बातों को गंभीर मत कीजिए। मैं गंभीरता से कहा कि मैंने आपकी बातों में काम करने के मैं लिए गंभीरता से नहीं है हमारा, हम लोग काम करेंगे ऐसा कि वो पलायन हम लोगों का जस्ट रुकेगा। और पलायन क्यों होगा कि जब आपके यहाँ काम मैं गंभीरता से आपकी बातों को सुन रहा था। हर अच्छा चलिए जमील साहब, आपको परेशानी होगी कि वो बाहर जाएंगे। अनिल भाई मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने अभी कई चीज कहा, गंभीरता से कहा पलायन यहाँ का बिहार का मुद्दा नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आपने इस चैनल पे कहा है कि ये पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं। मैं कई चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। मैंडेट आपको बहुत बड़ा मिला है तो चुनौतियाँ भी उतनी बड़ी हैं। बेरोजगारी की समस्या बिहार में बहुत निरंतर लगातार बढ़ती जा रही, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। आपने देखा शिक्षा का जो क्षेत्र में हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और आपने कहा कि हम अभी हमारे जेडीयू के मनोज जी कह भी रहे थे कि हम यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फैक्ट्रियों का करेंगे। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप उसका गाइडलाइन बताइए ना, क्या आपके पास रोड मैप है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने 2010 में या 2014 में एक डिमांड रखा था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए ताकि हम यहाँ के पूंजीपतियों को, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों को या बड़े बड़े इंडस्ट्री को बिहार में बुलाए ताकि हमारा समुचित डेवलपमेंट हो सके। क्या अभी तक केंद्र की सरकार ने इस पर कोई पहल किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए? किसी भी राज्य में जब खनिज संपदा नहीं होती है तो केंद्र सरकार वहाँ की योजनाओं को, जैसे हम स्पेशल स्टेट का दर्जा देते तो आप जो इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे थे अपने आप लोग वहाँ पहुँचते। और एक बहुत भी बात, गंभीर बात कहा उन्होंने, कहा इंडस्ट्री की बात तो करूँगा, अडानी को आपने 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन दिया, क्या उनके साथ आपका करार है? यह भी बताने का काम करे ना, क्या अडानी कितना लोगों को रोजगार बिहार में सृजन करके देंगे? और दूसरी बात मैंने कहा, बहुत ही गंभीरता से बता रहे थे बातों को कि कितने लोग गरीब राज्य में, कितने 100 से अधिक करोड़पति विधायक, आपने चर्चा किया 90%, 53% क्रिमिनल विधायक जिनका क्राइम से नाता रहा है। तो कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। नैतिक जिम्मेवारी आपकी बनती है कि ये स्पष्ट करें। अजय जी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। मैं एक और सवाल बताता हूं। अभी मैं बात कर रहा था, इनसे भी मैं कह रहा था, एक घटना मुझे याद आती है। इलेक्शन से ठीक पहले गया एसपी को मैंने फोन किया था। चाकंद में एक बच्ची का चोरी हुआ था, एक बच्ची गायब हुई थी। उसके परिजनों ने चोरी करने वाले को पकड़ के थाने को सुपुर्द किया कि इसने मेरे बच्चे को 4 साल की बच्ची को और वो क्या हाल है जानते हैं सारिफ जी? आपको ताज्जुब होगा कि उस थाना प्रभारी ने उनके बच्चे को, परिजनों को मार पीट के भगा दिया। बोलो कि मेरा बच्चा नहीं गायब हुआ है। इस तरह की घटना इसी बिहार में हो रही है। बहुत घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं। बिहार में इस जाति का अपना ही गणित है। स्टेट कैबिनेट में जातियों की भूमिका चुनाव के साथ ही बदलती रहती है। बीते 2 चुनावों में बीजेपी की बड़ी भूमिका होने से राज्य की अग्रणी जातियों का प्रतिनिधित्व जिस स्तर पर है वैसा बीते 25 साल में देखने को नहीं मिला था। बिहार में जाति बड़ी सच्चाई है। चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में सभी 36 पद भरे हुए थे। मंत्रियों की जाति की बात करें तो नीतीश कैबिनेट में सवर्ण मंत्रियों की संख्या 11 थी, ओबीसी मंत्रियों की तादाद 10 और ईबीसी मंत्रियों की संख्या 7 थी। समुदाय के तौर पर सबसे बड़ी आबादी दलितों की है। मंत्रियों में 7 दलित थे और जमा खान के तौर पर एक मुस्लिम मंत्री थे। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके कैबिनेट में 26 मंत्री हैं। मंत्रियों के 10 पद अभी खाली रखे गए हैं। जनवरी के आखिर या फरवरी के मध्य में कैबिनेट के विस्तार में बाकी के 10 पद भरे जाने की संभावना है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में अभी 8 सवर्ण हैं और इतने ही यानी 8 ओबीसी मंत्री हैं। ईबीसी मंत्रियों की तादाद है 4। दलित मंत्रियों की संख्या 5 है और 1 मंत्री मुस्लिम समुदाय से है। असेंबली में जाति की बात करें तो बिहार की असेंबली में परंपरागत तौर पर सबसे बड़ी आबादी यादवों की रहती आई है। पिछली विधानसभा में 55 यादव थे, लेकिन चुनाव के बाद अब की बार सिर्फ 28 यादव ही चुनकर आए हैं। वहीं कुर्मी समुदाय के विधायकों की तादाद 10 से बढ़कर 25 हो गई।
कुशवाहा पहली बार असेंबली में 16 से बढ़कर 26 हो गए हैं। वैश्यों की तादाद भी 22 से बढ़कर 26 हुई है। सबसे ज्यादा इजाफा राजपूत समुदाय में हुआ है। राजपूत विधायकों की तादाद 18 से बढ़कर 32 हो गई है। भूमिहार 17 से 23, ब्राह्मण 12 से 14 और कायस्थ 3 से घटकर 2 रह गए हैं। बात एनडीए से चुनकर आए 202 विधायकों की जाति की बात करें तो सबसे बड़ी तादाद एससी की है, जिनके 34 विधायक हैं। राजपूत विधायकों की तादाद 32 है। वैश्यों की तादाद 23 हो गई है। कुर्मी विधायकों की तादाद पहली बार एनडीए में 23 हुई है। कुशवाहा समुदाय भी पहली बार 19 के आंकड़े तक पहुंचा है। एनडीए में यादव विधायकों की संख्या घटकर 15 हो गई है। इतने ही ब्राह्मण विधायक इस बार चुनकर एनडीए के टिकट से आए हैं। ईबीसी विधायकों की तादाद एनडीए में 10 है, जबकि कायस्थ 2, एसटी 1 और मुस्लिम विधायक 1 है। नीलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बिहार के जाति समीकरण को और किस जाति को कितनी तवज्जो, किस जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, वो तमाम हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम मेहमानों का रुख करते हैं और नितेश जी का रुख कर लेते हैं। नितेश जी, ब्रेक में जाने से पहले अजय सिंह साहब ने बहुत मौजू वाली बातें उठाई हैं। मतलब 20 साल आप लोगों के पास सत्ता रही, अभी भी बिहार बहुत सारे इंडेक्स में निचले पायदान पर है। 20 साल में आप लोग बदलाव नहीं कर पाए। अभी भी 90% जो सबसे गरीब राज्य है उसके 90% जो विधायक चुनकर आए हैं वो करोड़पति हैं। 53 जो विधायक हैं वो उन पर दागी विधायक है, उसमें बीजेपी दूसरे नंबर पर आती है, जिसमें 61% जो विधायक है वो दागी हैं। जंगल राज का आप लोग हवाला देते आए हैं लगातार, इसको किस रूप में जस्टिफाई कीजिएगा? परिवारवाद को लेकर आप लोग बहुत मुखर हैं। 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें से 8 जो है परिवारवाद की जीती जागती मिसाल है। तो तमाम चीजें जो आप लोग विपक्ष पर हमलावर थे, वो तमाम चीजें तो आप लोगों की तरफ देखने को मिल रही है। देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया और हर जाति समुदाय के लोगों को लेकर विकास किया। माननीय नीतीश कुमार जी को देख लीजिए कि वो अपने पुत्र को भी नहीं रहने देते हैं अन्य मार्ग में। आप लालू जी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सुशासन का मतलब नीतीश कुमार जी, विकास का मतलब नीतीश कुमार। 53% विधायक दागी है, 61% उसमें बीजेपी से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं सुशासन। लालू प्रसाद यादव पर लगातार आप लोग हमला करते रहे परिवारवाद का। मैं तो आंकड़े बता रहा हूं कि 26 मंत्री में 8 जो है वो परिवारवाद की मिसाल है। नहीं, आप उसको परिवारवाद के नजरिया से देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन हम लोग तो विकास के नजरिया से देखते हैं। बिहार की जनमानस ने उन्हें वोट दिया और वोट देकर वो आए हैं, जीते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो लालू प्रसाद के बेटे वहां परिवारवाद है, और सम्राट चौधरी बनते हैं, शकुनी चौधरी के परिवार से आते हैं तो वहां परिवारवाद नहीं, वहां नजरिया बदल जाता है। देखिए ना भाई, लालू जी खुद मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मिश्रा जी, रोहिणी जी। तो आप महागठबंधन, तो महागठबंधन का चरित्र आप एनडीए से नहीं आप मिला सकते हैं, मैच नहीं कर सकते हैं। हम लोग ने विकास किया, सुशासन लाने का काम किया, हर क्षेत्र में विकास। जो गड़बड़ियां हुई है, गड़बड़ी है, उसे भी ठीक किया जा रहा है, ठीक किया जाएगा। पलायन का मुद्दा है, पलायन को रोका जाएगा। पलायन काफी हद तक रुका भी है। इनके राज्य में पलायन नहीं हुआ करता था। तो जनता तो आप लोग भी विश्वास कर रही है ना, इनके राज को क्यों हम सवाल पूछेंगे? सवाल तो आपसे होगा। 20 साल से आप लोग सत्ता में काबिज हैं। ठीक कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं ना, उसे ठीक किया जा रहा है। अच्छा, चलिए एक बार हम 20 साल तक पीछे ढकेल दिए थे। मनोज मन्नू का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जो बातें हो रही है भाई, सबसे गरीब राज्य है बिहार, 90% जो विधायक चुनकर आए हैं वो करोड़पति हैं। मतलब किस स्तर से देखा जा रहा बिहार को कि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, वो करोड़पति बनते जा रहे हैं, और बिहार की जो आवाम है उसका स्तर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। वो ट्रेन में धक्के खाकर दिल्ली और पुणे जाती है दिहाड़ी मजदूरी करने। देखिए, जो जीते हुए हैं आप उसमें से देख लीजिएगा
तो 30% ही आपको करोड़पति मिलेंगे। बाकी जो विधायक इस बार जीते हैं उनकी संख्या है, मैं उस चीज पर आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ। आपने परिवारवाद की परिभाषा दी, शकुनी चौधरी अभी हैं राजनीति में क्या? उसी के शकुनी चौधरी जी के चौधरी के परिवार से आते हैं ना, सम्राट चौधरी। नहीं है राजनीति से तो परिवार खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो किसी के नहीं किसी के परिवार से जो आने वाला व्यक्ति हो वह राजनीति नहीं करेगा क्या? आईएएस के बेटा आईएएस नहीं बनेगा क्या? ये तो मेरा आरोप नहीं, ये तो आप आरोप लगाते हैं, ये तो विपक्ष आरोप लगाती है, ये तो सत्ता पक्ष आरोप लगाती है, विपक्ष पर परिवारवाद है आरोप। ओहो, आप सुनिए ना, आप उसी आरोप को मैं बता रहा हूं। आप जो बता रहे हैं, शकुनी चौधरी राजनीति में अभी हैं, कहीं मंत्री हैं, कहीं एमएलए हैं, किसी सदन के नेता हैं नहीं है। जगदीश चौधरी जी कहीं हैं, उनके मरे हुए के बाद तो इनके पुत्र को टिकट मिला था ना। आप महावीर चौधरी जी हैं इस जमाने में क्या? है महावीर चौधरी जी? दादा दिग्विजय सिंह हैं क्या? जय नारायण निषाद जी हैं क्या? लेकिन आप जब ये बता रहे हैं ना, तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी के पुत्र अगर राजनीति में हो तो उससे मतलब नहीं है। चाहे आप जीतन राम मांझी जी के पुत्र को लीजिए, तो वो पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उसके बाद वो मंत्री बने। तेजस्वी यादव कौन विभाग के कौन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने थे? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का भी जिक्र कर लीजिए, पत्नी विधायक है, बेटे मंत्री बन गए। मैं वही बता कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरे उपेंद्र कुशवाहा जी तो इनके साथ थे तो ठीक थे, पिछले बार तो इन्हीं के साथ मुझे कोई देखिए मनु जी मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि एक मिनिस्टर का बेटा या रोज राजनीति में अगर पिता है तो उसका पुत्र राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों के आरोप रहते हैं ना भाई, लगातार आप लोग परिवारवाद पर हमलावर रहते हैं, परिवारवाद की प्रकाष्ठा आप लोगों में देखने को मिल रही है। नहीं देखिए, परिवारवाद का हमला इसीलिए न है कि वो व्यक्ति कभी भी नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी संगठन में रही, उनके पुत्र संगठन में रहे। नवीन किशोर सिन्हा जिंदा थे तो नितिन नवीन जी थे, उस किसी पार्टी के विधायक थे क्या? ये चीज आपका सर गलत है। जो आदमी जिंदा न हो, जो राजनीति में अभी नहीं हो, उनकी चर्चा करना तो कहीं से भी उचित नहीं है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आप उनकी चर्चा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा है ना, चलिए सारा आरोप करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा तो है ना, पत्नी जो है विधायक है, बिना विधायक बने बेटा मंत्री बन गया। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी की चर्चा कर सकते हैं। ठीक। अब उनको मिला, अपना उम्मीदवार मिला, उनको सीट मिला, वो किन्हीं को दी है। इससे पहले उनकी पत्नी और उनके बेटा पार्टी के संगठन में काम कर रही थी 5 वर्षों से। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो लोग कई जगहों पर घूम रहे थे। लेकिन आप हमको ये बता दीजिए ना कि जब से मीसा भारती हो या तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप जी हो, जब विधायक का चुनाव लड़े उससे पहले कोई पार्टी में थे क्या? हम तो आग्रह करेंगे कि 2 आदमी 3 आदमी का नाम तो आप दिखा ही नहीं। दादा दिग्विजय सिंह जी का, जगदीश चौधरी जी का, उनके मरणोपरांत वो आए। नवीन किशोर सिन्हा जी का, उनके मरने के बाद उनके पुत्र आए। तो ये है। और जहां तक आप ये भी हमको बता दीजिए कि किस पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट खड़ा किए विधानसभा चुनाव में, वो उनका आपराधिक चरित्र के कितने परसेंटेज थे, ये भी तो आप बता दीजिए। देखिए, तब में इसका आकलन आएगा। देखिए, जो दागी प्रवृत्ति के हैं जीत कर आए मंत्री बनेंगे तो हम तो सवाल करेंगे ना। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं, आरजेडी का प्रवक्ता है स्क्रीन पर, वो जवाब देंगे आपके सवालों का। लेकिन आप लोग जंगल राज, परिवारवाद, ये सब जब बोलते हैं तो उस चीज को आपको मेंटेन करना नहीं कीजिएगा तो मीडिया सवाल पूछेगी। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे।
नहीं, हम तो मेंटेन कर रहे हैं। आपने उपेंद्र कुशवाहा जी की चर्चा किया यहाँ, तो मैं बताया उनकी पत्नी, उनके बेटे लोकसभा चुनाव में, पिछले बार विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में वो प्रचार कर रही थी। आप ये बताइए, राजद वाले ये बतावे कि जिस समय तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप यादव को या मीसा भारती को या रोहिणी यादव को उम्मीदवार बनाया गया, चुनाव लड़ी, उससे पहले किसी में थे क्या? चलिए आरजेडी से जवाब ले लेते हैं। आरजेडी से मनोज साहब, आरजेडी से जवाब लेते हैं। शाह इमरान साहब, आप सुन लिए होंगे आप सवाल। शाह साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? चलिए, कुछ तकनीकी खामियों से यहाँ पर किनके उम्मीदवार जो थे ना आपराधिक चरित्र के, कितने परसेंटेज को टिकट मिला था, ये भी आपको बता देना चाहिए अभी। चलिए अजय जी किस रूप में देख रहे हैं इन आरोपों को? क्योंकि जो सवाल है मेरा कि भाई जिधर से लगातार ये बातें उठते आ रही हैं, उस पाले में अगर देखने को मिलेगा तो हम तो सवाल पूछेंगे कि भाई आप ये आरोप लगाते थे, अब देखिए वही चीजें देखने को मिल रही है। नहीं, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह बात कर रहे हैं, तो आपको तो अपने दामन पर दाग लगा, वो उसको बताना ना। आपके दामन पर जो दाग लग रहा है कि हमने क्रिमिनलाइजेशन को दिया, टिकट दिया, तो इसको आपको स्पष्टीकरण करना है। दूसरे दल पर तो आप आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने बारी जब आती है तो आप क्यों साइलेंट हो जाते हैं? आपको बताना होगा कि किन परिस्थितियों में करोड़पति उम्मीदवारों को भी आपने दिया टिकट, या तो आपने बेचा है। इसका मतलब तो ये स्पष्टीकरण है। ये जो है ना अजय जी, ये 90% जो है सिर्फ एनडीए के नहीं है, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोगों के साइड भी करोड़पति हैं। नहीं, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि लेकिन ये पार्टी जो कहती है हम ईमानदार लोगों की पार्टी है, सेवा करने की पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर ये बात करते तो इनके उम्मीदवार कहाँ गए? महागठबंधन बेचने का काम किया है। अरे भैया, आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन निकल रहा है, पलायन पर आपका चर्चा नहीं है। आप बार बार कहते परिवारवाद की परिभाषा बदल दे रहे हैं, परिवारवाद की परिभाषा को बदल दे रहे हैं। दूसरे लोगों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने कितने क्रिमिनल लोगों को टिकट दिया और कितने जीत कर आए हैं। अगर आप क्रिमिनलाइजेशन से बचना चाहते हैं तो आपसे स्पष्टीकरण जनता पूछेगी ना। आप अगर बहुत ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी को देखेंगे। तो दुनिया बेईमान है तो उस पर छोड़िए ना, आप अपनी ईमानदारी का प्रकाशन दीजिए कि हम बहुत ही ईमानदार हैं। आपकी ईमानदारी को देख के जनता ने वोट दिया है, तो आपकी ईमानदारी कितनी है? परिवारवाद पर आपका विश्लेषण हमने सुना, आपका परिवारवाद पर भी विश्लेषण सुना, पलायन पर भी आपका विश्लेषण सुना और विकास पर भी आपका परिभाषा सुना। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। नीतीश जी के नाम पर कितना दिन राजनीति कीजिएगा? अरे एक रोड मैप दीजिए। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, केरला हिंदुस्तान का पहला राज्य है जो एक भी गरीब नहीं है। यह केंद्र सरकार ने घोषित किया 10 दिन पहले। शिक्षा में सबसे ऊंचा है, तो आप उससे चर्चा कीजिए ना। गरीबी में आप 15वें स्थान पे आते हैं। आपका अरे भाई, आप आइए ना, आप आइए पटना में, मैं दिखाता हूं। केराला के 100 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ स्कूल में चपरासी हैं, यहाँ स्कूल में टीचर हैं। आप गारंटी ले लिए हैं कि केरला में कोई नहीं है। अरे 100% शिक्षित बोल रहा हूं मैं, 100% शिक्षा की बात कर रहा हूं। अरे 100% शिक्षा की बात हो रही है। स्कूल में दिखेंगे ना, स्कूल में टीचर दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे। दिख रही है आपको, इस पर बोलिए ना, बात मत बोलिए। अरे 100% शिक्षित लोग हैं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ केंद्र सरकार, लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। चलिए मनोज जी आते हैं बड़ा गरीबी उन्मूलन करने वाला केरला पहला राज्य। अच्छा चलिए अजय जी एक बार आफ्ताब जी का रुक। आफ्ताब जी, जो 26 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, उसमें से 10 न्यू कमर्स हैं, मतलब पहली बार वो मंत्री बन रहे हैं। इसको किस रूप में देखा जा सकता है? दोनों ही चीज़ है कि नई ऊर्जा, नए इनोवेशन, नई सोच। दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि 10 मंत्री एक मंत्रिमंडल में इनएक्सपीरियंस जब शामिल होंगे तब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें तो जीरो लेवल से सिखाना पड़ेगा। देखिए, कोई जीरो लेवल से जब आप कहीं पर बैठते हैं, किसी स्थान पर आपको लाया जाता है, जब कोई जिम्मेवारी मिलती है आपको, तो राजनीति में ऐसा होता है कि लोग पहले से जाने हुए होते हैं।
कोई भी व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है, सामाजिक जीवन में है, उसको जानकारियां रहती हैं कि हमें क्या करना है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिली है, हमको किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की निर्वहन करनी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि नए लोगों को लाया गया है, सारे पुराने लोगों को लाया जाता तो भी बात हो जाती, और अभी नए लोगों को लाया है तो भी बात बन रही है। नए लोगों को इसलिए लाई गई है कि नए ऊर्जा के साथ बेहतरीन ढंग से वो काम करेंगे और अपने स्किल के मुताबिक भी वो काम करेंगे। स्किल का जहाँ तक अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्किल की बात की है, उस स्किल में डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, आपके खेती में किस तरह की बातें होनी चाहिए, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, आप बेरोजगारी किस तरह से आप दूर करिएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, आप जो चीज़ आपके पास एसेट है उसको लायबिलिटी बनने से कैसे आप रोक सकते हैं। अगर वो एसेट है तो उसको एसेट ही रहने देना है, उसको लायबिलिटी नहीं बनाना है। जैसे कि लोगों ने हमारे सरकार से पहले लोगों ने इसको लायबिलिटी बनाने का काम किया एसेट को, तो हमारे साथ में ऐसे लोगों को लाने का माननीय नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इंजीनियर हैं। उनका स्किल जो है वो हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिनके पास में इतना बड़ा स्किल है माननीय नीतीश कुमार के जैसा, और उन्होंने उसको दिखाने का काम किया है, उसको बताने का काम किया है। अभी आज ही वो बोल रहे थे कि विकास की जो परिकल्पना की जाती है, विकास को किस तरह से धरातल पर उतारी जाती है, उसको माननीय नीतीश कुमार जानते हैं और आने वाले समय में वो निश्चित रूप से, अभी आप एक चीज़ शारिफ भाई आप देख रहे होंगे, चुनाव के समय में ये बातें उठी थी कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो बाढ़ आती है और उस बाढ़ को माने आपदा जो बोलते हैं, आपदा को कैसे बदला जाए कि ताकि उससे सुख और समृद्धि आए, इसलिए ऐसा तमाम नदियों को, तमाम बड़े बड़े नहर और नाले को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि बाढ़ को रोका जा सके, और बाढ़ का जो पानी है जो हम रोकेंगे उसको किस तरह से सुखाड़ वाले क्षेत्र में भेजा जाए और सुखाड़ के क्षेत्र में उसका यूटिलाइजेशन हो ताकि वो उस क्षेत्र में सुखाड़ ना हो। क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक इन लोगों ने बताने का काम नहीं किया है। 6 महीना सुखाड़ कह देंगे, 6 महीना बाढ़ कह देंगे, यही में इन लोगों की रोटी चलती है और रोजी चलती है। तो इस चीज को माननीय नीतीश कुमार ने बहुत गंभीरता से देखने का काम किया है और इसको खत्म करने का काम अभी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। इसको प्रयासरत हैं हम लोग। देखिए नल जल योजना में आप देखे होंगे, गया तक कभी कभी किसी ने सोचा था, आप बताइए हमको, किसी का कंसेप्ट था ऐसा कि गया तक गंगा जल को लाने का यहां काम किया गया? आया ना? तो अगर प्रयास किया जाएगा तो वो कभी भी उससे बेकार नहीं जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जहां तक बात है तो छोटे छोटे चीजों का इंडस्ट्री यहां पर अभी लाने का प्रयास किया जाएगा कि जहां पर अभी जितने गन्ना मिल हैं, जितना ये हैं, अभी देखिए माननीय ललन सिंह जी ने कहा था, चूंकि उनके पास में पशुपालन और जितना चीजें हैं उनके पास में है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट अभी पूरे बिहार की जनता उसमें इन्वॉल्व होगी और उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लाने का काम करेंगे, जिससे मार्केट में उनके लिए और उनकी मार्केट की भी व्यवस्था बनेगी। तो मेरा कहना है कि बेरोजगारी और ये जो पलायन है इसको रोकने का प्रयास मेरा नीतीश सरकार से एक ही डिमांड है कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए विधानसभा का सत्र जैसी होता है स्पेशल स्टेट्स का दर्जा के लिए 202 विधायकों के साथ पूरा विपक्ष आपको साथ देगा। आप इसको प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेजिए। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार का डेवलपमेंट हो, पलायन रुके, तो अगर स्पेशल स्टेट्स का दर्जा देती है हम उसका समर्थन करेंगे सड़क से लेकर सदन। चलिए, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका, अजय सिंह साहब आपका, मनु साहब आपका और नितेश सिंह साहब आपका, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया।